साल 1347 में 12 कश्तियां एशिया से निकलकर यूरोप के सिसिलियन पोर्ट में आके रुकते हैं। और फिर जब बंदरगाह में मौजूद लोगों की नज़र उन कश्तियों पर पड़ती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि कश्तियों पर सवार अक्सर मुसाफिर मर चुके थे, जबकि जो जिंदा भी थे उनकी हालत कुछ खास नहीं थी, क्योंकि वो शदीद बीमार थे और पूरे जिस्म पर ब्लैक बॉयल्स, फोड़े निकले हुए थे जहां से मुसलसल खून निकल रहा था। इस सारे मंजर को देखने के बाद सिसिलियन अथॉरिटीज की तरफ से ऑर्डर्स मिलते हैं कि फौरन कश्तियों को बंदरगाह से दूर ले जाया जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस इसके बाद ये पेंडेमिक, जो कि तारीख में ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप को अपने लपेट में लेता है और 5 साल के अंदर अंदर ये पेंडेमिक 20 मिलियन, जी हाँ दोस्तों 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों की जान लेता है। अब उन दिनों ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं थी जिसके जरिए ब्लैक डेथ की असल वजह और इसका ओरिजिन मालूम किया जा सके, लेकिन क्योंकि उन दिनों यूरोप के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म अपने उरूज पर थी और हर मसले को मजहब की नज़र से ही देखा जाता था, लिहाजा उनकी नज़र में ब्लैक डेथ की वजह से होने वाले तमाम तर तबाही के जिम्मेदार भी वही गुनहगार लोग थे जिन्होंने ईसाईयत यानी क्रिश्चियनिटी का रास्ता इख्तियार नहीं किया था। और यूरोप के अंदर उस जमाने में सबसे बड़ी नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी थी। जी फ्रेंड्स, ईसाई पादरियों की तरफ से बाकायदा ये ऐलानात किए जाते हैं कि ये पेंडेमिक तो यहूदियों के गुनाहों की वजह से उन पर खुदा का अजाब है, और फिर मुश्तइल अफराद की तरफ से यहूदियों को मारा जाता है, घरों में आग लगाई जाती है और कारोबार वगैरह के दरवाजे भी उनके लिए बंद किए जाते हैं। इस तरह यहूदियों के खिलाफ ये कैंपेन ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में फैल जाती है। इसके बाद आने वाली सदियों तक यहूदियों को यूरोप के अंदर इसी तरह ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कोई जंग हो, कुदरती आफत या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हो, कुर्बानी का बकरा हमेशा यहूदी बनते हैं। दोस्तों, यहूदियों से यूरोप के अंदर इस नफरत की बुनियादी और सबसे बड़ी वजह उनका यूनिक कल्चर था, जिसको उनकी तरफ से मेंटेन रखा गया था, खुद को क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन सोसाइटी से दूर रखकर, जिसकी वजह से यहूदी यूरोप के अंदर एक एलियन टाइप मखलूक बन के रह जाते हैं, जिनको हमेशा से ही शक की नज़र से देखा जाता है और नतीजतन उनको बहुत दफ़ा यूरोप के अंदर रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है। इस तरह यूरोप के अंदर नाजरीन, यहूदी अपने मजहब की वजह से सेकंड क्लास सिटीजन्स बन जाते हैं, जिनके पास न तो कोई मजहबी आज़ादी होती है और न ही किसी किस्म के बुनियादी हकूक़ हासिल होते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, कन्वर्जन। जी हाँ नाजरीन, बहुत सारे यहूदी जो है अंदर से तो वो छुप छुपा कर यहूदियत पर कायम ही थे, लेकिन बज़ाहिर वो क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई मज़हब को इख्तियार कर लेते हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद इस तरह वो यूरोपियन सोसाइटी का हिस्सा बन सके और यूरोप के अंदर एक नॉर्मल लाइफ गुजारना उनके लिए मुमकिन बने। अब यूरोप के अंदर यही हालात थे। इसी दौरान 16वीं सदी के आगाज में रिफॉर्मेशन की तहरीक शुरू हो जाती है, जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है। वैसे ये कोई आसान काम नहीं था दोस्तों, क्योंकि उस ज़माने में यूरोप का पूरा निज़ाम इसी चर्च के कंट्रोल में ही था। उनकी तालीमात और उनके बनाए हुए कवानीन के खिलाफ तो कोई जाने का सोच भी नहीं सकता था। इवन बहुत सारे साइंसदानों को भी मौत के घाट उतार दिया गया जब भी वो नए आइडियाज़ लेकर सामने आए। तो ज़रा सोचिए, ऐसे माहौल के अंदर फिर यहूदियों के साथ तो। बहरहाल रिफॉर्मेशन के दौरान यूरोप 2 ग्रुप्स में तकसीम हो जाता है, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। प्रोटेस्टेंट्स वही लोग थे जो कि रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी से न सिर्फ आज़ाद होना चाहते थे, बल्कि इस चर्च की तरफ से फैलाए गए सख्त तालीमात और कवानीन में भी रिफॉर्म्स यानी तब्दीली लाना चाहते थे। जबकि दूसरी तरफ रोमन कैथोलिक चर्च के सपोर्टर्स को कैथोलिक्स कहा गया। इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान 30 साल तक जंग लड़ी गई और बिलाखिर 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के नतीजे में सेक्युलर नेशन स्टेट्स का क़याम अमल में आया, जिसके नतीजे में यूरोप के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च की ताकत ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मजहब को एक इनफरादी अमल करार दिया गया और सियासत और रियासत से भी मजहब को अलग किया गया। नाजरीन, अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इस रिफॉर्मेशन की तहरीक से यहूदियों का आखिर क्या ताल्लुक, लेकिन ताल्लुक तो है,
क्योंकि यूरोप के अंदर 19वीं और 20वीं सदी के आगाज में उठने वाले तमाम एंटी सेमिटिक नज़रियात जो है वो एज ऑफ एनलाइटमेंट के दौर में ही उठे थे। एज ऑफ एनलाइटमेंट बोले तो रोशन ख्याली का वही दौर जो कि यूरोप के अंदर रिफॉर्मेशन की तहरीक के बाद से ही शुरू हुआ था। नाजरीन, रिफॉर्मेशन की तहरीक की कामयाबी के बाद क्योंकि अब रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो कमज़ोर हो चुका था, इसलिए 18वीं और 19वीं सदी में एज ऑफ एनलाइटमेंट के दौरान हर चीज़ को मज़हब से जोड़ने के बजाय उसकी वजह समझने की कोशिशें शुरू हो गई, जिसके नतीजे में नए आइडियाज़ और नज़रियात सामने आने लगे। मसलन डेमोक्रेसी हो, कम्युनिज्म हो या फिर ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट्स, ये सब कुछ इसी एज ऑफ एनलाइटमेंट के दौर में ही तो परवान चढ़े थे। इस तरह 19वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते यूरोपियन सोसाइटी जो है वो एक लिबरल और सेक्युलर सोसाइटी बन जाती है, जिसके नतीजे में यूरोप में बहुत से ममालिक मसलन फ्रांस और यूके वगैरह के अंदर यहूदियों पर लगे वो पाबंदियां जो कि सदियों से लगे हुए थे, बिलाखर वो भी ख़त्म किए जाते हैं और यहूदियों को भी तमाम शहरी हकूक मिल जाते हैं। इस तरह यहूदी भी आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के लिबरल और सेकुलर सोसाइटी का हिस्सा बन ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह यहूदियों के लिए पहली दफ़ा यूरोप के अंदर एक आइडियल सिचुएशन बन जाती है। लाइफ के हर फील्ड में यहूदी बड़ी तेजी के साथ प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं और खसूसन यूरोप के अंदर बैंकिंग और मीडिया नेटवर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इन्हीं के कंट्रोल में आता है, जबकि लिटरेचर, आर्ट्स और कारोबार वगैरह में तो यहूदी दूसरे यूरोपियंस यानी नेटिव से भी बहुत आगे निकल जाते हैं। इवन फौज के अंदर भी यहूदी आला ओहदू तक पहुंच जाते हैं। तो इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि यहूदियों के लिए अब यूरोप के अंदर कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि ना तो कोई रोमन कैथोलिक चर्च था और ना ही कोई रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो इस तरह सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ही चल रहा था। लेकिन यहूदी जिस रफ्तार से यूरोप के अंदर डेवलप हो रहे थे, उसी रफ्तार से ही यूरोप के अंदर 19वीं सदी में एक ऐसा नजरिया भी फल फूल रहा था, जिसकी वजह से आने वाली सदी में न सिर्फ यहूदियों का मुस्तकबिल बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही तब्दील होने वाला था। और ये नजरिया था रेशियल नेशनलिज्म का। There has always been a racist, white supremacist fringe to the modern Republican Party. We're honoring the founding fathers who were white. We're honoring all of the great white men. One people, one nation, and never. ये सब तो अमेरिका और यूरोप के अंदर आजकल के हालात है, लेकिन ठीक इसी तरह 19वीं सदी में भी यूरोप के अंदर नस्ल परस्ती यानी रेशिज्म और नेशनलिज्म के नजरियात भी बड़ी शिद्दत के साथ फैल रहे थे। नाजरीन, जैसे आप सबको मालूम है कि इनलाइटमेंट के दौर में पूरे यूरोप के अंदर एक इल्मी इनकलाब आ चुका था और इस दौर में खसूसन साइंटिफिकली यूरोप बहुत तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रहा था, जिसके नतीजे में नए आइडियाज़ और नज़रियात भी सामने आ रहे थे। तो इसी दौरान ही डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी सामने आती है। और इसी थ्योरी को जवाब बनाकर पहली दफा साइंटिफिकली यूरोप की सफेद फार्म यानी वाइट रेस को दुनिया की दूसरी नस्लों के निस्बत एक बरतर और सुपीरियर रेस साबित करने की कोशिशें शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में उस दौर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता यूरोपियन सोसाइटी जो है वो एक नस्ल परस्त और रेशिस्ट सोसाइटी बन जाती है। अब जाहिर है यूरोप के अंदर ऐसे नस्ल परस्ताना माहौल के अंदर यहूदियों की जिंदगियां तो एक बार फिर मुश्किल में पड़ने वाली थी, क्योंकि यहूदी जो है वो तो यूरोप के अंदर बाहर से आकर आबाद हुए थे, इसलिए वो तो यूरोप के अंदर आउटसाइडर्स थे। लिहाजा यहूदी कुछ भी करे, इवन मजहब को भी तब्दील करने से यहूदी यूरोपियन सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकते थे, क्योंकि यहूदी नस्ली एतबार से ही दूसरे यूरोपियंस की तरह सफ़ेद फार्म तो थे ही नहीं, बल्कि वो तो सेमाइट यानी सामियुन नस्ल थे। लिहाजा उनके सामियुन नस्ल होने की वजह से यूरोप के अंदर एक बार फिर उनके खिलाफ नफरत का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसी नफरत को ही पहली दफ़ा एक जर्मन सहाफ़ी विल्हम मार की तरफ से एंटी सेमिटिज्म का नाम दिया गया। और उस दौर में यूरोपियन पॉलिटिशियंस की तरफ से भी सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए यहूदियों के खिलाफ इस नफरत को यानी एंटी सेमिटिज्म को बाकायदा अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स का हिस्सा बनाया गया। वैसे आज के ज़माने में भी तो दुनिया के कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से इक़्तिदार हासिल करने के लिए इसी नफरत का ही तो सहारा लिया जाता है। You are no Europeans and you will never be.
An Islamic state like Turkey does not belong to Europe. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. बहरहाल यहूदियों के लिए एक बार फिर यूरोप के अंदर ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो जाता है और उनके लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाने के लिए अब तो कोई रास्ता भी बचता नहीं, क्योंकि ना तो यूरोप के हालात उनके लिए बेहतर होने की कोई उम्मीद थी और ना ही यूरोप से वापस जाने के लिए उनके पास अपनी कोई रियासत मौजूद थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? ये कहानी सुनकर यकीनन ऐसा लगता है कि यहूदियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आखिरी हल एक यहूदी रियासत का क़याम ही था। और इसी कहानी का अक्सर सहारा लिया जाता है ज़ायनिज़्म के क़याम को जस्टिफाई करने के लिए। Basically, Zionism starts in the late 1800s. जी हाँ दोस्तों, ज़ायनिज़्म यही वो तंजीम है जिसका सबसे बड़ा किरदार रहा है इज़राइल के क़याम और दुनिया भर से यहूदियों को इज़राइल में लाकर आबाद कराने में। और इस हवाले से हम आपको यकीनन मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में यहूदियों के साथ होने वाले जुल्म की असल वजह उनका मजहब और उनकी अलग आइडेंटिटी थी या फिर कुछ और वजूहात भी थे। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि यहूदी यूरोप के अंदर नफरत की अलामत बन चुके थे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अदवार में उन पर जुल्म भी होते रहे। लेकिन इस जुल्म के पीछे सिर्फ उनका मजहब और उनकी आइडेंटिटी ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ और भी था। ये यहूदी कौम जो है, इसमें एक तो कुछ ये कि इनकी फितरत के अंदर ये था कि हम हैं असल इंसान, बाकी इंसान जो है वो इंसान नुमा हैवान है।